अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेलुलर एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। इसका जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यूक्लियस का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर अब जो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूक्लियोलस। बेसिकली स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर है, जैसे कि वो डिस्कस कर रहे हैं प्रोमिनेंटली डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा था कि सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। अब लेट्स सपोज ये सेल है, ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ठीक हो क्या। अब ये जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म है ये बड़ा आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको स्ट्रेनिंग की जाती है, कलर किया जाता है, स्पेसिफिक किस्म की डाई की जाती है। तो उसके बाद जब डाई करने के बाद एक डार्कली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर नजर आता है न्यूक्लियस के अंदर वाली साइड पर, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जी, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस का। अब डियर स्टूडेंट्स, वो ये बात करता है कि ये जो न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है ये एक न्यूक्लियस के अंदर एक भी हो सकता है न्यूक्लियोलाई और एक से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब एक न्यूक्लियोलाई भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। सिंगल होगा तो न्यूक्लियोलस, एक से ज्यादा हो जाते हैं तो न्यूक्लियोलाई का स्ट्रक्चर है। सो उसके बाद वो ये बात करते हैं न्यूक्लियोलाई मैन्युफैक्चर द सब यूनिट्स दैट कंबाइन टू फॉर्म राइबोसोम्स। अब आपने एक चीज याद रखी है, न्यूक्लियोलस जो स्ट्रक्चर है ना ये बेसिकली है क्या, ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री है। मतलब सेल के अंदर जो राइबोसोम्स बनाने का काम है वो किस स्ट्रक्चर का है, न्यूक्लियोलस का। तो अब वो ये बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोलस जो है वो उन सब यूनिट्स को बनाता है जो सब यूनिट्स आगे से राइबोसोम्स को बनाते हैं। स्टूडेंट्स, राइबोसोम को बनाने के ना बेसिकली दो ही सब यूनिट्स होते हैं। एक उसके अंदर होता है आरएनए और एक होती हैं एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो बेसिकली ये राइबोसोमल आरएनए और एसोसिएटेड प्रोटीन्स को बनाता है और ये सब यूनिट्स आगे से मिलके क्या बना देते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम आपको पता है फिर आगे बनने के बाद वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। सो नेक्स्ट है न्यूक्लियोलाई फॉर्म एट द साइट्स इन द क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म यूज की गई है। वो ये बात कर रहा है कि न्यूक्लियाई कहां पे बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो आप कह लें सेंटर में या न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो कि डीएनए या क्रोमोसोम की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो क्रोमोसोम के ऊपर कुछ सर्टेन साइट्स जगह मौजूद होती है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर ही क्या करते हैं, न्यूक्लियोलाई बनता है। न्यूक्लियोलाई कहां पर बनते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ सर्टेन साइट्स होती हैं, वहीं पर न्यूक्लियोलाई ने बनने। और वो जो क्रोमोसोम के ऊपर सर्टेन साइट्स होंगी, जगह होंगी, उनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स। क्योंकि ये वो रीजन है जहां पर न्यूक्लियोलस बनकर एक खास फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। और ये जगह कहां पर होंगी, क्रोमोसोम के ऊपर कुछ कुछ जगह पर ये पॉइंट्स होंगे। कौन से, इनको एनओआर्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स। सो अब वो ये बात कर रहे हैं डीएनए फाउंड एट NORs encodes the ribosomal RNA। अब वो ये बात कर रहे हैं जैसे क्रोमोसोम है, इस देखें इस डायग्राम में हम देखते हैं जैसे ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर सर्टेन साइट के ऊपर ये कुछ साइट्स हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोलस बनना है। अब न्यूक्लियोलस यहाँ पर बनेगा तो ये जो साइट्स हैं जहां पर न्यूक्लियोलस बनना है ये कहलाएगी न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। अब वो ये बात कर रहे हैं कि इन NORs के ऊपर जो डीएनए पाया जाता है, जैसे ये एक NOR है, इसके ऊपर जो डीएनए पाया जाएगा, ठीक है, वो आगे से चल के क्या चीज बना देगा, राइबोसोमल आरएनए। जो NOR यानी कि न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन के ऊपर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो आगे चल के जब उसकी इनकोडिंग की जाती है तो वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है। सो अगर हम बात करें न्यूक्लियोलस के कंपोनेंट्स की तो इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जी। सबसे पहला कंपोनेंट है ग्रेन्युलर कंपोनेंट, दूसरा है फिब्रिलर कंपोनेंट और थर्ड है डीएनए, ठीक है। अब जो आप ये कह सकते हैं कि आपकी बुक में इसको फर्दर डिस्कस नहीं किया, जो ग्रेन्युलर कंपोनेंट होता है ये आउटसाइड वाला स्ट्रक्चर होता है जो ग्रेन से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। अंदर वाली साइड पे कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं फिब्रिलर कंपोनेंट। और थर्ड में आ जाते हैं जी डीएनए। अगर हम बात करें ग्रेन्युलर कंपोनेंट्स की तो इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं और ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, राइबोसोम के छोटे छोटे
सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, दैट हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म, जो कि पहले से ही क्या कर चुके हैं, बन चुके हुए हैं, ठीक है, और उनको बनाया किसने, डीएनए ने, जो कि एनओआर के ऊपर मौजूद होते हैं। स्टूडेंट उसके बाद ये है फिब्रिल्स कंपोज्ड ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर हमने बात की है फिब्रिल्स का, देखें स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर को ना आप इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए जैसे ये सेंटर के अंदर क्या है, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और इनके बाहर वाली साइड पर ना ग्रेन्स मौजूद है, ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, अंदर वाली साइड पे फिब्रिल्स है और बाहर वाली साइड पे ग्रेन्यूल्स है। ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या चीज मौजूद है, राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, ठीक है, तो क्या चीज मौजूद है, राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, और राइबोसोमल सब यूनिट्स आपको पता है न्यूक्लियोलस बनाने में काम आएंगे, जो कि ऑलरेडी बन चुके हैं और उनको बनाया डीएनए ने। और डियर स्टूडेंट जो फिब्रिलर कंपोनेंट्स है, ये जो ग्रीन कलर के हैं, इनके अंदर वो वाला रॉ मटेरियल होता है जो कि राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाता है, जैसे कि आरएनए को बनाने, आरएनए एक सब यूनिट है, एसोसिएटेड प्रोटीन भी क्या है, सब यूनिट है। अब इन राइबोसोमल सब यूनिट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो किसके अंदर मौजूद होते हैं, इन फिब्रिल्स के अंदर। ये जो अंदर फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स को बनाने वाला रॉ मटेरियल मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था जी हमारे पास जो स्ट्रक्चर वो न्यूक्लियोलस था। अब जो स्टडी करने जा रहे हैं हम, दैट विल बी क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट अब बेसिकली क्रोमैटिन क्या चीज है, क्रोमैटिन स्टूडेंट्स हमारे पास है, न्यूक्लियोलस कंटेन्स स्ट्रिंग लाइक फाइबर्स। न्यूक्लियस के अंदर ना कुछ तारनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं या धागानुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। अब ये जो क्रोमैटिन है ये डीएनए से मिलके बना होता है और प्रोटीन से मिलके बना होता है। अब जैसे ही आप डायग्राम देख सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ये कुछ क्या है, स्ट्रिंग लाइक फाइबर्स हैं, तारनुमा कुछ धागे लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि इररेगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। अगर क्रोमैटिन की बात की जाए तो क्रोमैटिन किससे मिलके बनता है, एक तो डीएनए और दूसरा मिलके बनता है प्रोटीन स्ट्रक्चर से, ठीक है। स्टूडेंट उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन रिवील्स दैट इट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ बीट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है। स्टूडेंट इसके अंदर वो ये बात करता है कि जो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर है वो वही ये चीज रिवील करता है, जाहिर करता है कि जो बेसिकली स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन का ये किस तरह का है, बीड लाइक। स्टूडेंट बीड लाइक बोलते हैं, तस्बीह के दाने जो होते हैं उनको बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को जब आगे की तरफ जूम करके देखेंगे ना तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसा जाहिर हो रहा होता है कि ये तस्बीह के दानों की तरह का स्ट्रक्चर है। अब तस्बीह के दाने में वो बीड्स होंगे दाने और दूसरा एक धागानुमा स्ट्रक्चर होगा जो उन दानों को होल्ड करके रखेगा। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को जब जूम किया ना तो इसके अंदर क्या नजर आया आपको, तस्बीह के दानों की तरह का स्ट्रक्चर और धागानुमा स्ट्रक्चर नजर आया। अब उन दोनों चीजों को, बीड लाइक स्ट्रक्चर को और उसके धागे को इकट्ठा आप क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब न्यूक्लियोसोम में दो चीजें मौजूद होती हैं, जो धागानुमा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं डीएनए फाइबर्स, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर बोलेंगे या डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर। वो रैप हुआ होता है कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स के अराउंड जिनको क्या बोलते हैं, हिस्टोन। तो वो जो तस्बीह के दाने की तरह का स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और जो उसके धागानुमा स्ट्रक्चर लिपटा होता है उसको बोलते हैं डीएनए। अब देखिए यहां पर जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है रेड कलर का, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, और उसके बाद ये जो आपको धागानुमा स्ट्रक्चर उसके ऊपर कॉइल करता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज डीएनए। और वो ये बात कर रहा है न्यूक्लियोसोम में होता क्या है कि ये बुक में मेंशन नहीं है, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं और इनके जो डीएनए रैप हुआ होता है 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द, वो तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स उसके अंदर मौजूद होते हैं उस डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। सो नेक्स्ट वो ये बात करता है ड्यूरिंग इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब जब सेल डिवीजन की फेज में नहीं है बल्कि ग्रोथ की फेज में है। तो ग्रोथ की फेज में क्या होता है, जब सेल अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो क्रोमैटिन जो होता है वो क्या करता है, डिस्पर्स थ्रू आउट द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबल फाइबर्स। अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ तो उस टाइम पर जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है जो कि क्रोमैटिन की फॉर्म में, वो पूरे के पूरे न्यूक्लियस के अंदर डिस्पर्स हुआ होता है, फैला होता है। और किस तरह से फैला होता है, टेंजिबल फाइबर्स की तरह। टेंजिबल फाइबर्स का मतलब है फाइबर्स धागानुमा स्ट्रक्चर, और टेंजिबल इस तरह गुच्छानुमा स्ट्रक्चर, धागों का गुच्छा बना होता है, तो इसको टेंजिबल फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे।
तो इस तरह पूरे न्यूक्लियस में ये क्रोमैटिन फैला होता है। बट जैसे ही सेल ने क्या करना होता है, डिवाइड, तमाम क्रोमैटिन जो है वो स्ट्रैंड कंप्रेस होते हैं इनटू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज क्रोमोसोम। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज डिस्कस करके बताई है कि जो क्रोमैटिन फॉर्म होती है बेसिकली वो जीन के एक्सप्रेशन की फॉर्म होती है, जबकि क्रोमोसोम जो होता है वो ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट होना होता है। तो देखिए सेल डिवीजन में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसने डिवाइड करके जो आगे आने वाले सेल्स हैं, डॉटर सेल्स, उनके अंदर जाना होता है। तो अब देखिए ना, जैसे कि आप इसके एग्जाम्पल को इस तरह से भी कोड कर सकते हैं कि अगर आप सफर पर जा रहे हैं तो आप अपना जितना भी सामान है उसको कंडेंस करके पैक फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, ताकि वो बिखरे ना। तो इसी तरह जब सेल ने भी ट्रांसपोर्ट करनी है ना, सेल के अंदर चीजें ट्रांसपोर्ट होनी है न्यू डिवाइडिंग सेल्स के अंदर या डॉटर सेल्स में, तो उसमें वो क्रोमैटिन फॉर्म में बिखरा हुआ जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको नेक्स्ट सेल्स में नहीं भेजेगा, बल्कि वो उसको कंप्रेस करके एक कंडेंस फॉर्म में ले आता है, ठीक है, जो कि उसकी ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है। और वो बेसिकली कौन सी फॉर्म होती है, क्रोमोसोम, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट को ये बात करते हैं क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर की। अगर बात करें तो इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले इसकी आर्म्स आ जाती हैं, फिर क्रोमैटिड्स आ जाते हैं और फिर आ जाते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं आर्म्स, ठीक है। ये पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये इसके अंदर एक सिस्टर क्रोमैटिड है और ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम के अंदर वो सिंगल क्रोमैटिड होगा जिसको आप सिस्टर क्रोमोसोम भी बोलते हैं। और दरमियान वाला जो रीजन होता है दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर ने इन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में इकट्ठा करके जोड़ के रखा होता है या होल्ड करके रखा होता है। तो ये थे जी न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स के तीनों पॉइंट्स या तीनों कंपोनेंट्स। सो नेक्स्ट वो ये बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद इन न्यूक्लियाई ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज स्पीशीज स्पेसिफिक। हर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि किसी भी न्यूक्लियर जो ऑर्गेनिज्म है उसके सेल के न्यूक्लियस में होंगे वो हर स्पीशी के स्पेसिफिक होंगे। ऐसा नहीं कि एक स्पीशी के, असल में स्पीशी की डिफरेंशिएशन ही किस बेस के ऊपर होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बेस के ऊपर होती है। तो स्टूडेंट ऐसे वो यहाँ पर यही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि सेल के न्यूक्लियस में होंगे वो हर स्पीशी में स्पेसिफिक होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं ह्यूमन डिप्लॉइड सेल की। ह्यूमन डिप्लॉइड सेल का मतलब है जो उसका पेरेंट सेल है, मतलब कि गैमेट्स नहीं है, ठीक है। गैमेट्स का मतलब उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है, स्पर्म सेल्स या एग सेल्स जो कि गैमेट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। जबकि वो बात कर रहे हैं डिप्लॉइड सेल जिसके अंदर वो कहते हैं डेट आर नॉट गैमेट्स, जो कि गैमेट्स नहीं है 46 क्रोमोसोम। उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो कितनी है, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, जिनके 23 पेयर्स बने होते हैं। तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 46। सो नेक्स्ट वो ये बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पीशीज के अंदर इतने कम हो सकते हैं कि उनकी तादाद 2 भी हो सकती है। जैसे कि कुछ आंट्स, कुछ राउंडवर्म्स, उनमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि बढ़कर वो तादाद कई हजार तक भी जा सकती है। जैसे कि एक आप कह सकते हैं इंडियन फर्न प्लांट है जिसका नाम है ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, इसके अंदर 1260 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। बट एक चीज याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट वो फर्दर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ क्या करते हैं, कोरिलेट नहीं कर सकता। जैसे कि अब आप ये बात कर रहे हैं, पोटैटो की बात कर ले, पोटैटो के अंदर होते हैं 48 क्रोमोसोम्स और ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स। तो क्या ह्यूमन के फंक्शन पोटैटो से कम होंगे या पोटैटो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? नहीं। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कभी भी ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। किसी में ज्यादा होंगे तो ऐसा नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें एक साइड बॉक्स है जिसमें 2 टर्म्स लिखी हुई है। एक टर्म का नाम है यूक्रोमैटिन और दूसरी टर्म है हेट्रोक्रोमैटिन। स्टूडेंट यूक्रोमैटिन नाम ही सजेस्ट कर रहा है जिसमें ट्रू क्रोमैटिन होगा। स्टूडेंट ट्रू क्रोमैटिन क्या होते हैं, जो इजीली जो बड़े एक्टिव होते हैं और आरएनए से डायरेक्ट क्या बना लेते हैं, प्रोटीन्स बना सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से ट्रांसलेट होकर प्रोटीन्स बन जाती हैं। तो ये प्रोसेस ये कर सकते हैं यूक्रोमैटिन। जबकि हेट्रोक्रोमैटिन टोटली ऐसे क्रोमैटिन्स होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं। और स्टूडेंट एक और पॉइंट लिखा गया कि आपकी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है उसकी जो टोटल लेंथ है वो तकरीबन होती है 6 फीट।
6 फीट जो है वो डीएनए की टोटल लेंथ है, ठीक है। अगर आप बात करें 6 फीट को इंचेस में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन बनते हैं 72 इंचेस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डीएनए की जो लेंथ है वो 6 फीट है, जो कि 72 इंचेस बनती है। अगर ह्यूमन के क्रोमोसोम्स की बात करें जो कि डीएनए से ही मिलके बने होते हैं, तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप 46 क्रोमोसोम्स को इस आप कह सकते हैं 6 फीट या 72 इंचेस के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो हर पार्ट जो है वो कितने इंचेस का बन जाते हैं? 1.5 इंचेस। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके साइड बॉक्स में मेंशन थी। तो स्टूडेंट दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, दैट वाज न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम। और यहाँ पर न्यूक्लियस का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट होता है। स्टूडेंट टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।